प्रिय साथियों, आज मैं स्टीक डैम H2S जो खदान में बहुत ही जहरीली है, ये CO और स्टीक डैम जिसको पोचा गैस भी कहते हैं, आपसे चर्चा करूंगा। साथियों, अंडरग्राउंड माइंस में एक क्लोज सर्किट में हम काम करते हैं और वहां पर जो एटमॉस्फेयर है कन्फाइंड हो जाता है, क्लोज हो जाता है। वहां पर जो जहरीली गैस ट्रेस मात्रा में भी आदमी को इफेक्ट करता है या ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करता है, उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन में विशेष करके माइनिंग स्टूडेंट्स और अंडरग्राउंड में वैसे माइंस जो प्रोबेबल है स्टिंग डैम का, तो इसे सावधानी लेना भी जरूरी है और इसको समझना भी जरूरी है। इसका प्रॉपर्टी, ये कौन सा गैस है, कैसे बनता है, इसका सोर्स क्या है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये नट एंड सेल में बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपसे मैं चर्चा करूंगा। स्टिंग डैम पोचा गैस when coal contains sulfur, सल्फर को गंधक कहते हैं, इन फॉर्म ऑफ Fe2 जिसको आयरन पैराइड्स कहते हैं, इज हीटेड emits rotten eggs, सड़े अंडे टाइप स्मेल, द गैस इज कॉल्ड स्टिंग डैम। मोटा मोटी तौर पर स्टिंग डैम वह गैस है जो कोयला के जलने से, हीट होने से होगा। जिस कोयला में गंधक की मात्रा हो, आयरन पायराइड के रूप में गंधक उपलब्ध हो, तो वैसा कोयला यदि जलता है तो उस स्थिति में सड़ा अंडे की तरह तीक्ष्ण गंध वाले गैस इमिट होता है, निकलता है, और उसको हम बोलते हैं स्टिंग। क्लियर? सोर्स क्या है? ये स्टिंग डैम का सोर्स क्या है? मेजर सोर्स है गोब फायर। गोब फायर क्या है? हम जानते हैं कि कोयला स्पॉन्टेनियस हीटिंग टाइप का मटेरियल है। कोयला का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन के संयोग करने से जैसे जैसे एक टेम्परेचर निकलता है और CO और CO2 निकलता है, लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया और बढ़ जाती है, और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जब बढ़ जाती है तो उस स्थिति में पिलर फायर हो सकता है या सील्ड ऑफ एरिया के अंदर फायर हो सकता है। प्रोनेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग कोयला में पाया जाता है। तो जहां पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया और अंडरग्राउंड में आग लग गया, तो रिटर्न साइड में वो गोब फायर हो जाएगा। उस आग में विभिन्न प्रकार के गैसेज होते हैं, उसमें आपको CO भी होगा, CO2 भी होगा, फूंस भी, धुआं भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ यदि उस कोयला में सल्फर कंटेन या आयरन पायरेट्स की मात्रा है तो वहां स्टिंग डैम होगा, और स्टिंग डैम होने से ही वो एकदम ट्रेस मात्रा ही इतना पॉइजनस है कि वो क्लोज सर्किट में जो आदमी उसके रिटर्न एरिया में पड़ेगा तो उनको बचना संभव नहीं है। इसीलिए जहां गोब फायर है, कोई डिस्ट्रिक्ट, अंडरग्राउंड में कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई पार्ट जिसमें आग लगा हुआ है और ब्लेजिंग फायर हो गया है और वहां पर इरेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर हो गया है, तो उस जोन में गोब फायर उसको कहा जाता है, और उस स्थिति में वहां पर H2S होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कोयला डिस्टिल्ड होकर के जलता है और H2S का लिटिल मात्रा भी बहुत पॉइजनस है, इसीलिए वहां सावधान। तो एक स्रोत हुआ मेन गोब फायर। ऐसा बहुत सारा खदान का एक्सपीरियंस है। जैसे एक नॉर्थ सियासोल कोलियरी में एक बार की घटना है
कि एक पुराना डिस्ट्रिक्ट था, डेवलप किया हुआ था, सील्ड ऑफ नहीं किया हुआ है, और उसमें कुछ एरिया सील्ड ऑफ किया हुआ है जहाँ पर डिपिलिंग हो गया है, और कुछ सील्ड ऑफ किए हुए नहीं हैं, तो उसमें पिलर फायर लगा, और फायर इतना अधिक लगा कि उसकी गर्मी वहाँ तक आदमी पहुँच ही नहीं पा रहा। इतनी गर्मी उसकी गैलरी में हुई, तो उसको वेंटिलेशन करके उसको डाइल्यूट करने के लिए उसको वहाँ का जो गैसेज है, धुआं है, फूम्स है, उसका कोशिश किया गया। तो वो गोब फायर, वो गोब फायर के केस में आपको सोर्स स्टीम डैम का। दूसरा सोर्स है बारूद, गन पाउडर। गन पाउडर जब हम ब्लास्टिंग करते हैं, बारूद यूज करते हैं, तो वो भी यदि अंडर चार्ज या ओवर चार्ज हो गया और वो जल गया, बढ़िया से फूटा नहीं, डिटोनेशन नहीं हुआ, तो उस स्थिति में भी आपको स्टीम डैम H2S पैदा हो सकता है। अभी आइए प्यूटरफैक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू। ये है जीव जंतु के सड़ने और गलने से। ये जो है प्यूटरफैक्शन मतलब छिन्न भिन्न होना, उसके शरीर को गड़ना, सड़ना। तो इस स्थिति में जब एनिमल या जीव जंतु के सड़ने या गलने वाली बात हो, तो कहाँ मिलेगा भाई? वो मिलेगा सबसे डीप पोर्शन में, जहां सम्प हो। तो सम्प के पास डिके ऑफ टिम्बर, बैक्टीरिया, एनिमल्स, जीव जंतु यदि सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उस स्थिति में चूहा, तो वहां पर H2S उसके टिश्यू और एनिमल टिश्यू को जलने और गलने सड़ने से बनता है। तो वो पानी में डीप सम्प में है, तो सम्प के पास सोर्स हो सकता है H2S का। इसके बाद इसका प्रॉपर्टी जो बताएंगे तो समझ में आएगा कि पानी के साथ इसका क्या लगाव है। तो ये हुआ आपको मोटा मोटी स्टीम डैम का डिफिनीशन और सोर्स। अब स्टीम डैम के प्रॉपर्टी पर आते हैं। ये कलरलेस है। दूसरा प्रॉपर्टी ध्यान देने लगे, दूसरा प्रॉपर्टी है रिपल्सिव स्मेल। इतना तीक्ष्ण और इतना असहनीय ये गैस है कि इसका गंध है कि ये वहां पर आदमी जाना नहीं चाहेगा, इतना तीक्ष्ण गंध होता है, जिससे बाहर निकल जाए, अंदर जाने की इच्छा नहीं करेगी। तो वो रिपल्सिव स्मेल है, सड़ा हुआ अंडे की तरह, रोटेन एग्स की तरह। माइन्यूट ट्रेस डिटरमिन्ड बाय द सेंस ऑफ स्मेल। थोड़ा मात्रा भी यदि होगा कहीं, तो ये स्मेल से पता चल जाएगा। ये स्मेल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहां पर H2S है। अब आइए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.175। H2S इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो इसका मोलेकुलर वेट निकालिए, मोलेकुलर वेट का आधा करिएगा तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा। और वेपर डेंसिटी में एयर के वेपर डेंसिटी, जैसे उसका एयर का वेपर डेंसिटी 14.5 होता है, उससे भाग दीजिएगा तो यही आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.175, इसका मतलब है हैवियर देन एयर। क्लियर? अब नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी पर भी ध्यान देना है। सोलोबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाता है, पानी में समाहित रहेगा। H2S कभी भी सम्प है और पुराना पानी है तो उस पानी में घुला हुआ रहता है। नेक्स्ट नेचर क्या है? टर्बुलेंस इन वाटर एस्केप इन एयर। जब उस वाटर जो सड़ा गड़ा या पुराना वाटर लॉग्ड वाटर है, बहुत दिन से वो पानी जमा है और उसमें आप पंप बैठाने जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप वहां पर घुसिएगा और वाटर में बिछोव होगा, उसमें डूबिएगा या कोई चीज फेंकिएगा, तो वो टर्बुलेंस से वो पानी से निकल करके उस हवा में आ जाएगा। तो इसका इफेक्ट तो ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि
कि कितना भयावह इसकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के चलते हर जगह भारत के कोने में आप सुने होंगे कि सीभर में स्वीपर जा रहा है काम करने के लिए, लैट्रिन सीभर साफ करने के लिए, और उस टैंक में गिरता है और मर जाता है। तो वो मरता है, डूबने से नहीं मरता, ज्यादातर उसके H2S गैस से मरता है, वो स्टिंक डैम से मर जाता है। तो सीभर में बहुत सारे बैक्टीरिया कीटाणु है, उसके सड़ने से हुआ H2S है और वो पानी में घुला हुआ है, और सीभर में जैसे ही उसको साफ करने के लिए टंकी के अंदर घुसता है तो वो पानी जो हड़कोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में वो H2S निकलता है और एटमॉस्फेयर में आ जाता है, उसका ब्रीदिंग लेवल में आ जाता है, नाक के लेवल में आया, और लेस मात्रा भी यदि H2S है तो बहुत ही पॉइजनस है, हैवी पॉइजनस, और वो आदमी फिर उस सीवर से निकल नहीं पाता है, मर जाता है। यदा कदा जब तक पेपर में निकलते रहता है कि सीवर में 2 आदमी गिर गए, मर गए, 2 आदमी सीवर में सफाई कर लिए गए, मर गए। कभी कभी कुआं का भी यही हाल है, पुराना कुआं में गए, अंडरग्राउंड में पुराना वाटर बहुत दिन से है और वहाँ कोई जाता आता नहीं है, स्थिर पात्र वाटर लॉक्ड है, स्टेबल है, लेकिन जब उसमें पंप बैठाने के लिए गए, फुटबॉल डालने के लिए कोई इम्प्लाई चला गया और उस पानी के अंदर फुटबॉल डाल रहा है, तो पानी के अंदर तो बिछोह होगा, और बिछोह होगा तो वो पानी से निकल के एयर लेवल में आएगा, आदमी तो ऊपर मुड़ी निकाले हुए है, एयर लेवल में उसको H2S आ जाएगा। तो H2S का पॉइजनस ये चीज है। तो सीभर और ओल्ड वाटर लॉग सम्प, ध्यान रखिए, ओल्ड वाटर लॉग सम्प। अब देखिए ये पानी में सोलबल है और पानी को जब बिछोह पैदा करते हैं तो निकलता है, क्लियर। अब कभी कभी पूछता है, प्रश्न पूछा कि आपको संप में कोई आदमी गया, पुराना पानी है, कभी उसमें पंप नहीं, बैठाने के लिए गया, और फुटबॉल जैसे ही डालता है वो आदमी गिर जाता है, तो उसको गैस लग गया, तो आप कैसे बचाइएगा? तो ज्यादातर वह वेंटिलेशन वहां करेंगे, वहां पर गैस देखेंगे, फ्लेम सेफ्टी लैंप ले जाएंगे, हो सकता है ब्लैक डैम्प हो सकता है H2S हो। बोला ब्लैक डैम्प तो फ्लेम सेफ्टी लैंप यदि जल रहा है, तब क्वेश्चन पूछा, तब बोलिएगा तो H2S होगा, तो ये कैसे बचाइएगा? तो लोग बोलेगा ऐसे ही चले जाएगा, तो आप भी जाइएगा तो आपको भी गैस लग जाएगा, तो अब कैसे कीजिएगा? तो इसका सबसे आसान उपाय यही है कि हम गमछा या शर्ट पानी में भिंगा करके नाक के ऊपर रख करके और उसके पास जाएंगे और उसको बचाएंगे। तो नाक के ऊपर जब ढके रहेंगे तो H2S हमको अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो आने से पहले भींगा हुआ कपड़ा और उसके पानी में वो सोलबल हो जाएगा। तो ये नाक ढक करके इसको हम बचाते हैं, ये रीजन है। पानी में घुलने की प्रवृत्ति जो है, पानी में सोल्यूशन बनाने का जो प्रवृत्ति है, इस कारण से रुमाल या गमछा को भिगा करके नाक पर रख करके H2S जोन में हम जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर इसका जवाब यही है कि वेंटिलेशन इंश्योर करना होगा, तब जाना होगा, रिस्कूटिंग भी लाना होगा, तब जाना होगा। एनीवे, अब नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी तो सबसे है पॉइजनस है, पॉइजनस लेस मात्रा भी बहुत पॉइजनस है। बर्न विथ पेले फ्लेम, ये यदि फ्लेम के साथ जलता है तो पेले कलर का फ्लेम इसका होगा। अब नेक्स्ट, व्हाइट ब्लॉटिंग पेपर्स, वेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का सॉल्यूशन में, लेड एसीटेट एक केमिकल है, इस केमिकल का जो घोल है, उस घोल में यदि व्हाइट ब्लॉटिंग पेपर, स्याही सोखता जिसको कहते हैं, बहुत पहले हम लोग जो नीब और पेन कलम से इस्तेमाल करते थे, तो उस स्थिति में स्याही ज्यादा गिर जाता था तो बच्चों को एक ब्लॉटिंग पेपर दिया जाता था। एक पेपर मोटा टाइप का होता है, अखबार टाइप का ही मोटा होता है, और उसको जैसे ही पानी या स्याही के पास रखेगा, सट सीना वो स्याही सूख लेगा। तो वो ब्लॉटिंग पेपर, यदि व्हाइट ब्लॉटिंग पेपर को यदि हम लेड एसीटेट में भिंगा करके, उसके सोल्यूशन में भिंगा करके, और वो वहां पर हम ले जाएंगे जहां H2S होगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो व्हाइट से ब्राउन और या ब्लैक हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो ये कलर चेंज है, तो व्हाइट चेंज हो जाता है ब्राउन और ब्लैक में। व्हाइट ब्लॉटिंग पेपर लेड एसीटेट के घोल से यदि घुला हुआ हो
और H2S के वातावरण में आएगा, तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्लियर। दूसरा सिमिलर प्रॉपर्टी है, सिल्वर कॉइन जो है, चांदी के सिक्का यदि H2S के पास रखिएगा तो उस पर चांदी के सिक्का पर काला जम जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये ब्लैक वाला क्या है? सल्फाइड है। ये सल्फाइड जो है H2S का जो सल्फर है ये ब्लैक सल्फाइड है, सिल्वर सल्फाइड, और इसलिए ये कलर काला हो जाता है। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है ये इसको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ह्यूमन बीइंग्स पर इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, H2S का या स्टिंग डैम का क्या इफेक्ट है। पहला पॉइंट, 0.05% से 0.1% ही सीरियस सिम्टम देगा इन फ्यू मिनट्स। कुछ ही 1 से 2 मिनट के अंदर इतने ही परसेंटेज में, 0.1% से लेस ही यदि हो, उसी परसेंटेज में सीरियस सिम्टम देगा, माने शरीर पर बहुत ही सीरियस इफेक्ट करेगा। और यदि इसे 0.1 से ज्यादा हो तो मर जाएगा। क्लियर। 0.1% से ज्यादा H2S यदि हो एटमॉस्फेयर में तो ह्यूमन बीइंग्स या आदमी मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। और 0.05 से जैसे ही थोड़ा बढ़ता है 0.1 तक तो वो अपना सिम्टम, अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। दूसरा लेस मात्रा में है, एकदम लिटिल, 0.005%, 0.005%, एकदम लेस मात्रा में, तो वही आपको बेचैन कर देगा, डिस्कम्फोर्ट कर देगा, बेचैनी हो जाएगा, इतना लेस मात्रा में। इसका असर का इफेक्ट कैसे होता है आदमी पर, ह्यूमन बीइंग्स पर इसका इफेक्ट कैसे शुरुआत होता है और लास्ट तक कैसे जाता है। तो पहले हल्का माथा दर्द करेगा, इसके बाद फिर डिजिलनेस होगा, कपकपी लेगा, इसके बाद फैटिक, थकान आएगा। ये डिजिलनेस मतलब तलमलाइएगा, गिरने लगेगा, इसके बाद फैटिक, थकान हो जाएगा, एकदम थक गए। इसके बाद फिर चेस्ट में, छाती में दर्द होगा, और दर्द के बाद फिर ये साइकिल आ रही है, ये ब्रोंचाइटिस, जैसे लंग्स में टीबी होता है वैसे ब्रोंटाइटिस, दमा जैसा हो जाएगा, ब्रोंटाइटिस, फेफड़ा में आपका गड़बड़ी करेगा। इसके बाद डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में निराश हो जाइएगा, डिप्रेशन में आइएगा। इसके बाद स्टूपर माने बेहोशी की स्थिति आएगा, और फिर एकदम सेंस खत्म हो जाएगा, सेंसलेस, अनकॉन्शियसनेस, और इसके बाद फिर डेथ। ये इसका परिणाम होगा। तो साथियों, ये छोटा सा टॉपिक अंडरग्राउंड में स्टिंग डैम, H2S कितना इंपॉर्टेंट है जानना, और ओरल के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। और इसके नेचर, इसका प्रॉपर्टी आपको गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन या वेंटिलेशन के चैप्टर में आपका काम आएगा। मैं समझता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो माइनिंग विद्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरे क्लास में दूसरे गैस का चर्चा करेंगे। धन्यवाद।